हेलो एंड वेलकम टू मिलिट्री मंत्रा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी एनसीईआरटी क्लास 11 का चैप्टर 5 जो कि है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के ऊपर। सो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट और किस तरीके से ये सारी चीज़ें इंडियन इकोनॉमी को अफेक्ट करती हैं, वो सब चीज़ें आप यहाँ पे समझ पाएंगे। अब बात करते हैं एज अ ह्यूमन, आपने ओवर द ईयर्स काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन, नॉलेज और यहाँ पे स्किल्स जो है यहाँ पे सीखी होंगी। अब यहाँ पे इसको आप इम्पार्ट या फिर ट्रांसमिट कर सकते हैं थ्रू वेरियस मीडियम्स। यहाँ पे आप बेसिकली कन्वर्जेशन से पास कर सकते हैं, लेक्चर्स के माध्यम से कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ना सिर्फ आप खुद एक असेट बनते जा रहे हैं, आप नया असेट क्रिएट भी कर सकते हैं। तो उसी तरीके से एग्जाम्पल समझते हैं। अगर मान लीजिए आप फैक्ट्री लेबर है तो आपको कहीं ना कहीं एक स्किल इम्पार्ट की गई होगी ताकि जो है आप अपनी जॉब पे और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सके। तो आइडिया तो बेसिकली ये है कि किसी भी अनएजुकेटेड पर्सन को जो है हम अगर स्किल नॉलेज अगर प्रोवाइड करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो है फ्यूचर में इनकम जनरेट कर सकता है, जो कि एंड ऑफ द डे जो है इकोनॉमिक ग्रोथ में भी पार्ट होगा। अब चैप्टर के पहले ही पेज पे एक कोट दिया गया है अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा, जो कहते हैं कि एजुकेशन में जितना भी हम फंड यहाँ पे इन्फ्यूज़ करते हैं, फ्रॉम प्राइवेट पब्लिक फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर फंड जो भी इन्फ्यूज़ होता है एजुकेशन सेक्टर में, उसके जो फ्रूट्स है वो हर बार डायरेक्ट नहीं होंगे। जैसे कि एग्जांपल दिया है कि अगर मान लीजिए आप यहाँ पे एक शख्स है जिनको कोई भी एजुकेशन या स्किल कभी प्रोवाइड नहीं की गई है, तो यू विल बेसिकली डाई अननोन। लेकिन उसी बंदे में मान लीजिए कैपेबिलिटीज़ थी और अगर आप उसको सही टाइम पे एजुकेशन स्किल अगर प्रोवाइड कर देते हैं तो उसकी जो लेटेंट एबिलिटीज़ है जो अभी यहाँ पे डॉर्मेंट स्टेट पे है तो वो एक्टिवेट हो जाएंगी। तो बेसिकली एजुकेशन विल एक्ट एज अ टूल टू कन्वर्ट ड्रीम्स इनटू रियलिटी। तो यही बेसिकली आइडिया है एजुकेशन के पर्पज़ का। अब बात करते हैं कि ज़्यादातर लोग जो है उनको एजुकेशन क्यों प्रोवाइड की जाती है। आपको पता होगा आपके पेरेंट्स ने आपको काफ़ी सारे स्कूलों में पढ़ाया होगा, कॉलेजेस तक पढ़ाया होगा। तो एजुकेशन का पर्पस क्या है? एक तो ये बाय दी जब तक आप यहाँ पे एजुकेशन कंप्लीट करेंगे तो आपकी जो अर्निंग कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसी के साथ साथ आपकी सोशल स्टैंडिंग और जो प्राइड है वो यहाँ पे ऊपर होगा। उसके बाद आप लाइफ में जो है बेटर चॉइसेस कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास जो डिसीजन मेकिंग स्किल्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस और लर्निंग के बेसिस पे। और इवन अगर हम बात करते हैं सोसाइटी जो है हम जहाँ पे हम रहते हैं वो काफ़ी तेज़ी से चेंज होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गया या फिर मान लीजिए कोई क्राइसिस आ गया, तो उसको बेसिकली हैंडल करना, अडेप्ट करना, वो बेसिकली आप तभी सीख पाएंगे जब आपका लर्निंग कर्व जो है अक्रॉस द ईयर्स यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आए। तो एजुकेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसमें। उसके बाद बात करते हैं जो जिस तरीके से इनोवेशन आता है, चेंजेस आते हैं यहाँ पे अलग अलग फील्ड्स में, तो उसको समझना और उसके बाद जो है अपने स्किल्स को भी डेवलप करना, दिस आर समथिंग विच कैन बी डन ओनली व्हेन यू आर वेल एजुकेटेड। तो इसीलिए बताया जाता है कि जो लेबर फोर्स है उसे एजुकेट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ताकि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी है उसे अडेप्ट करना उनके लिए आसान हो, उसको समझना आसान हो। उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं एज अ डेवलपमेंट प्रोसेस में भी काम करता है कि कोई कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है, कोई भी नया स्किल आता है, तो उसको सीखना जो है एक्सेलरेट हो जाता है अगर यहाँ पे आपका लेबर फोर्स एजुकेटेड है तो। अब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल भी दिया गया है कि मान लीजिए दो फार्मर्स है जो यहाँ पे फार्मिंग करते हैं अपने अपने लैंड पे। एक के पास जो ईल्ड है वो ज़्यादा आता है कंपेयर टू सेकेंड वन, क्योंकि जो पहला वाला है वो काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करता है जो है उसकी ईल्ड को इंप्रूव करता है। इट कैन बी बेसिकली मान लीजिए उसके सीड की क्वालिटी हो सकती है, इरीगेशन का मेथड हो सकता है, तो उन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं, हम बार बार कह रहे हैं ह्यूमन कैपिटल के बारे में, तो ह्यूमन कैपिटल होता क्या है? तो अगर मान लीजिए एक एनालॉजी लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास ज़मीन है, तो ज़मीन बेसिकली एक रिसोर्स है। अब उस रिसोर्स पे आप फैक्ट्री लगा सकते हैं मान लीजिए, या फिर उसके बाद मान लीजिए कोई कुछ और दुकान लगा सकते हैं, कोई रिटेल शॉप लगा सकते हैं। तो उस पूरे लैंड पे जो है आप बेसिकली ह्यूमन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं। तो बेसिकली आप उस रिसोर्स को कैपिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं। मान लीजिए आपने क्या है टाटा मोटर्स की फैक्ट्री लगा दी है, तो उसमें से जो भी कार्स निकलेंगी उसमें से जो पैसा आएगा तो उसमें से काफ़ी ज़्यादा जो है आपकी अर्निंग होने वाली है। तो आप बेसिकली अपने रिसोर्स को कैपिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसी तरीके से आप पे मान लीजिए आप एक ह्यूमन रिसोर्स है जहाँ पे आपके पास अभी कुछ स्किल्स है नहीं, आप मान लीजिए अभी भी पढ़ रहे हैं, उसके बाद आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्किल्स और यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। इट कैन बी इंजीनियरिंग, एमबीबीएस और भी कितने सारे प्रोफेशनल कोर्सेज है, उसको आप लेते हैं और आपके जब स्किल इंप्रूव हो जाते हैं तो बेसिकली आप ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब उसी को और अच्छे से समझते हैं। ह्यूमन रिसोर्स को अगर हम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी के टर्म्स में समझेंगे तो जो लेबर होता है उसे बेसिकली 4 फैक्टर्स में कंसिडर किया जाता है प्रोडक्शन में। जैसे यहाँ पे लैंड लेबर जो होता है, तो उसमें लेबर को जो है यहाँ पे एक वन ऑफ द फैक्टर यहाँ पे रखा जाता है प्रोडक्शन में। लेकिन जब हम बात करते हैं यहाँ पे इंफॉर्मेशनल इकोनॉमी की,
उस जगह पे हम जो है ह्यूमन को एज अ लेबर नहीं समझते हैं, वहाँ पे हम उसे एज अ असेट समझते हैं कि वो एक कैपिटल है। क्योंकि असेट का मतलब क्या होता है कि ये जो हमारे पास चीज़ है यहाँ पे कैपिटल, ये बेसिकली हमें फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला है। अब बात करते हैं कि जो सोसाइटीज़ जो है ये इसे ह्यूमन कैपिटल की ज़रूरत क्यों है इन अ फर्स्ट प्लेस। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपके पास मान लीजिए काफ़ी ज़्यादा नॉलेज और स्किल्स है तो इसको आप इम्पार्ट या फिर ट्रेन कर सकते हैं आने वाले जूनियर्स को भी, जो अभी अभी आए हैं नेक्स्ट फेज़ में, तो उस जनरेशन को भी आप काफ़ी अच्छे से सिखा सकते हैं। तो आप उन्हें अच्छे से तभी सिखा पाएंगे जब आपने खुद अच्छे से सीखा होगा। तो इसीलिए ट्रेन प्रोफेसर्स और जो प्रोफेशनल्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एसेट हो जाते हैं किसी भी इकोनॉमी के लिए। उसी तरीके से जो एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि गुड ह्यूमन कैपिटल विल ऑलवेज प्रोड्यूस गुड अदर ह्यूमन कैपिटल्स। मतलब एक अच्छा डॉक्टर जो है वो अपने सबॉर्डिनेट्स को भी एक अच्छा डॉक्टर बनाने की कोशिश करेगा। एक सीनियर इंजीनियर जो नया एंट्रेंट जो इंजीनियर आया है उसको भी अच्छा ही सिखाएगा। तो ये जो मूवमेंट ऑफ जो ट्रेनिंग और स्किल्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और यही एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिससे जो है हम रिसोर्स को एक कैपिटल में कन्वर्ट करते हैं। अब बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल की। तो हमने ये सब समझ लिया कि ह्यूमन कैपिटल होता क्या है और वो रिसोर्स से कितना डिफरेंट है। जिस तरीके से हम रिसोर्स को कैपिटल में कन्वर्ट करते हैं बाय इन्फ्यूजिंग नॉलेज एंड स्किल्स। अब ये जो ह्यूमन कैपिटल है इसके क्या क्या सोर्स है, किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स को कैपिटल बनाया जा सकता है, उसको समझेंगे। क्या सोर्सेस हैं, उसके बाद समझेंगे ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री में क्या रिलेशन है। उसके बाद हम समझेंगे कि ह्यूमन कैपिटल जो है ह्यूमन डेवलपमेंट से कितना डिफरेंट है और क्या उसके एस्पेक्ट्स है वो समझेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट क्या रोल प्ले करता है इन डेवलपिंग ऑफ दीज ह्यूमन कैपिटल। अब बात करते हैं कि बहुत सारे सोर्सेज है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के। मतलब अगर आपको एक रॉ रिसोर्स को अगर कैपिटल में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, तो क्या क्या इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा एज अ कंट्री, एज एन इंडिविजुअल लेवल। तो इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, इन हेल्थ, प्राइमरी चीज़ें हैं। मतलब जब आप यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं किसी भी यहाँ पे बच्चों को, तो वो जो है यहाँ पे आप उसकी थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ को इंप्रूव कर रहे हैं, किस तरीके से सोचना है, वो सारी चीज़ें जो है उसको सिखा रहे हैं। उसके बाद हेल्थ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप हेल्थी नहीं हैं तो ऑब्वियसली बात है आपकी जो कैपेबिलिटीज़ होगी वो थोड़ी लो साइड पे होगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, माइग्रेशन फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी, इन्फॉर्मेशन या फिर डिजिटल लिटरेसी क्या कहा जाता है। मतलब अगर आपके पास अवेयरनेस है कि इस जॉब के लिए ये स्किल्स चाहिए, ये जॉब यहाँ पे मिलेगी, इतना जो बेसिक आइडिया या फिर डिजिटल लिटरेसी है, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। मतलब अगर मान लीजिए आप यहाँ पे जॉब ढूंढ रहे हैं, अगर आपको इंटरनेट इस्तेमाल करना नहीं आता तो कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन सीख करना आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्सेज मानी जाती है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। अब बात करते हैं कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो इतना पैसा खर्च करते हैं एजुकेशन में। जैसे कि अगर मान लीजिए जो गवर्नमेंट है वो उसकी हाईएस्ट स्पेंडिंग जो है ना प्राइमरी एजुकेशन उन पे ज़्यादा लगती है कंपेयर टू हायर एजुकेशन। लेकिन आपके पेरेंट्स जब आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं तो आप देखेंगे कि हायर एजुकेशन में जो पैसा लगता है वो काफ़ी ज़्यादा लगता है। जिसकी आप एग्जांपल लीजिए आईएम्स में, वहाँ पे जो फीस होती है ऑलमोस्ट 20-25 लाख पार हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कहीं न कहीं आप जितनी सैलरी यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं फ्यूचर में, वो भी उतने ही ज़्यादा होने वाली है। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि ह्यूमन जो है अब एक कैपिटल हो चुका है, उसको हम नो मोर रिसोर्स मानते हैं। मतलब अब वो कैपिटल है तो वो फ्यूचर में ऑब्वियस ही बात है जब उसके पास रिलेवेंट स्किल्स और नॉलेज होगा वो काफ़ी ज़्यादा जो है बेनिफिट्स यहाँ पे रीप करने वाला है। एक और यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि मान लीजिए आपको बोला जाता है कि एक वेरी पुअर फैमिली है, एक मिडिल क्लास फैमिली और एक एफ्लुएंट फैमिली है। तो ये बताइए कि सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे पैसा कौन खर्च करेगा ऑन द एजुकेशन ऑफ द किड्स। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितने पैसे अवेलेबल है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। और उसमें ही बोला गया है कि मेल फीमेल का भी डिस्ट्रीब्यूशन आप बताइए कि कितना एक्सपेंडिचर किया जाता है ऑन एजुकेशन। तो दिस इज समथिंग विच यू कैन थिंक अबाउट। अब बात करते हैं हेल्थ एज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल। तो हमने एजुकेशन की बात कर ली, अब हेल्थ की बात करते हैं। अब आप ही बताइए कि एक सिक पर्सन और एक ऐसा बंदा जो बिल्कुल फिट है, इनमें से कौन जो है यहाँ पे अच्छा काम कर पाएगा ऑन अ एनी पर्टिकुलर डे। तो ऑब्वियसली बात है जो स्किल्ड लेबर है वो बेसिकली जब यहाँ पे हेल्थी होगा तो ज़्यादा अच्छा काम कर पाएगा, क्योंकि उसके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होगी कंपेयर टू सिक लेबरर। क्योंकि सिक लेबरर जो है उसके पास एक्सेस नहीं होगा मान लीजिए अगर मेडिकल फैसिलिटीज़ को, तो वो बेसिकली यहाँ पे कहीं और जाके इलाज करवाएगा तो वो वर्क पे तो आ नहीं पाएगा, तो उसकी प्रोडक्टिविटी का लॉस वहाँ पे होगा। उसके अलावा अगर मान लीजिए वो इलाज करवाता है तो उसके लिए एक्सपेंडिचर लगता है, तो उसकी जेब से पैसे जाने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जो है हेल्थ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए।
अब यहाँ पे जब हम हेल्थ की बात करते हैं उसके एक्सपेंडिचर पे, तो काफ़ी सारी चीज़ें आती है, जैसे कि प्रिवेंटिव मेडिसिन हो सकती है, जैसे कि बच्चों को वैक्सीनेशन करवाते हैं हम लोग। क्यूरेटिव मेडिसिन हो सकता है, जिसकी यहाँ पे अगर आपको कोई बीमारी हो गई है तो आप उसके बाद यहाँ पे मेडिसिन लेते हैं। सोशल मेडिसिन, जैसे कि यहाँ पे जो मेडिकल लिटरेसी के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है, जैसे कि कोविड के दौरान आपको सैनिटरी हैबिट्स के बारे में बताई जा रही है, यहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताया जा रहा है, तो वो सब जो है सोशल मेडिसिन के अंदर आता है। उसके बाद यहाँ पे गुड सैनिटेशन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना, उसके बाद ये सारी चीज़ें एंड ऑफ द डे क्या प्रोवाइड करेगी, वो सप्लाई करेगा हमें एक हेल्थी लेबर फोर्स। हेल्थी लेबर फोर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए। अब बात करते हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग की। तो अगर मान लीजिए आप किसी कंपनी में सेलेक्ट हो जाते हैं, तो वो जो है आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर मान लीजिए आपको कहीं और भेज देंगे जहाँ पे ऑफ कैंपस आप ट्रेनिंग लेकर आएंगे, जैसे कि इन्फोसिस में ऑफ कैंपस ट्रेनिंग होती है मैसूर में, उसी तरीके से बाकी कंपनी से भी या तो ऑन जॉब ट्रेनिंग होगी। ऑन जॉब ट्रेनिंग में बेसिकली कोई सीनियर होगा जो आपको जो है स्किल सिखाएगा, या फिर आपको बताएगा किस तरीके से यहाँ पे काम होता है, या फिर किसी ऑफ कैंपस ट्रेनिंग में भी आपको सिखाया जा सकता है। तो बेसिकली जो कंपनी आपको हायर कर रही है वो बेसिकली एक्सपेंसेस हैंडल करेगा आपकी ट्रेनिंग के लिए, और वो जितना भी पैसा खर्च कर रहा है आपकी ट्रेनिंग पे, उसको काफ़ी अच्छे से पता है कि व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग, तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, आप जो काम करेंगे उसमें से जो बेनिफिट आएगा कंपनी को, वो काफ़ी ज़्यादा होगा कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ मनी दे हैव स्पेंट ऑन योर ट्रेनिंग। अब बात करते हैं माइग्रेशन को भी जो है एज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल माना जाता है। अब माइग्रेशन कैसे एक सोर्स बनता है उसको समझते हैं। अब आपको पता होगा कि यूजुअली लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा लोग ना रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है उनके पास कैपेबिलिटीज़ है लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं है रूरल एरियाज़ में, तो वो हायर सैलरीज़ के लिए अर्बन एरियाज़ में जाते हैं। और एक और रीज़न होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है रूरल एरियाज़ में, तो इसीलिए वो माइग्रेट करते हैं। अब यहाँ पे हमने सिर्फ रूरल अर्बन की बात की। अब इंटर कंट्री भी यहाँ पे जो है लोग माइग्रेट करते हैं फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज। जैसे कि आप देखेंगे कि डेवलप कंट्रीज़ में काफ़ी सारे लोग मूव करते हैं हमारी कंट्री से, ताकि जो है वहाँ पे उनकी जो अर्निंग कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है वहाँ पे। लेकिन जब भी आप यहाँ पे माइग्रेट करते हैं उसके साथ काफ़ी सारी चीज़ें आती है, जैसे कि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट हो सकता है, हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग हो सकता है, क्योंकि अगर आप इंडिया के कंपेयर में अगर यूएस में रहना शुरू करेंगे तो वहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो काफ़ी ज़्यादा है। उसके अलावा यहाँ पे जो सोशल कल्चरल सेटअप होगा वहाँ पे वो काफ़ी डिफरेंट होगा इंडिया से। अब वो उसको हैंडल करना वो अलग एक चैलेंज होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं जो आपकी एनहांस्ड अर्निंग होगी बाकी कंट्री में, या फिर जिस जगह से आप जा रहे हैं दूसरी जगह में, तो वो जो कहीं ना कहीं आउटवेट करता है कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन को। मान लीजिए आपने जितना पैसा खर्च किया दूसरी जगह पे जाने के लिए, लेकिन वहाँ पे अर्निंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो वो कहीं ना कहीं मैनेज हो जाता है। अब यहाँ पे माइग्रेशन को जो सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन माना जाता है, उसमें देखिए कि कौन कौन सी कैटेगरी के लोग आते हैं। तो इलिटरेट्स यूजुअली यहाँ पे रूरल से अर्बन में माइग्रेट करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो बेसिकली एक कंट्री से दूसरी कंट्री में माइग्रेट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं। यहाँ पे आप कार्टून में भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन एंड डिजिटल लिटरेसी एज अ ह्यूमन कैपिटल सोर्स। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो इन्फॉर्मेशन है, दिस इज़ अबाउट लेबर मार्केट, या फिर मान लीजिए अबाउट हेल्थ एजुकेशन के, मतलब कौन कौन से स्कीम्स अलाउ यहाँ पे अवेलेबल है, सैलरीज कितनी मिलती है किसी पर्टिकुलर कंपनी में, कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल है, किन किन जॉब्स का स्कोप है, कौन से एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पढ़ने के बाद आपको अच्छी जॉब मिल सकती है, कौन सी डिग्री करनी चाहिए, कौन सा कॉस्ट यहाँ पे सही है, कौन से स्किल्स पे फोकस करना है, ये जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है अगर ये आपके पास है तो ऑब्वियसली आप एक अच्छा डिसीजन बना पाएंगे। तो इसीलिए जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन और डिजिटल लिटरेसी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पे काफ़ी सारे सोर्सेज है, जैसे कि ग्लास डोर पर जाके आप पता लगा सकते हैं कि नेचर ऑफ जॉब क्या होने वाला है, आपका रिव्यूज़ देख सकते हैं, नौकरी पे अप्लाई कर सकते हैं जॉब्स के लिए। और तो कहीं ना कहीं जो डिजिटल लिटरेसी और इन्फॉर्मेशन है उसको भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर माना गया है एज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल। अगर आपके पास एक्सेस है इस इन्फॉर्मेशन डिजिटल लिटरेसी के लिए, तो कहीं ना कहीं आप एक बेटर डिसीजन बना पाएंगे, और एज अ ह्यूमन कैपिटल जो है आप अपने ऊपर काम कर सकते हैं। तो इसे भी एज अ सोर्स माना गया है। अब मैंने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको रिसोर्स और कैपिटल के बारे में बताया था। अब यहाँ पे लैंड का मैंने एग्जांपल दिया था, और किस तरीके से वो लैंड को कैपिटल बना सकते हैं बाय मेकिंग एनीथिंग, फैक्ट्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसी तरीके से हमने ह्यूमन को भी ह्यूमन कैपिटल बनाया है। अब फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस डिफरेंस को जो है टेबल में कंसोलिडेट किया जा चुका है, तो इसको आप देखिए। सबसे पहले बात करते हैं जो फिजिकल कैपिटल है उसकी डेफिनेशन देखिए। दिस इंडिकेट्स डेटा और मैन मेड कमोडिटी विच आर मेंटेन बाय फर्म सच एज मशीनरी, कंप्यूटर्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स। तो ये सारी चीज़ें जो है फिजिकल कैपिटल में आती हैं। लेकिन ह्यूमन कैपिटल में देखिए,
उस एक किसी शख्स का एजुकेशन, टैलेंट, एबिलिटीज़ और यहाँ पे उसका जो नॉलेज, प्रेफरेंस, वो सारी चीज़ें जो है ह्यूमन कैपिटल में आती है। फिजिकल कैपिटल यूजली टैंजिबल होती है, मतलब आप उसको टच कर सकते हैं। इसके आपका जो कंप्यूटर है वो आपका फिजिकल कैपिटल है। आपके पास जो बड़ी बड़ी मशीन्स है कंपनीज में, वो आपका फिजिकल कैपिटल है, आप उसको टच कर सकते हो, जो टैंजिबल है। लेकिन ह्यूमन कैपिटल की बात करिए, क्या आप किसी के टैलेंट को टच कर सकते हैं? नहीं। तो इसीलिए जो है उन ह्यूमन कैपिटल को इंटैंजिबल माना जाता है। अब फिजिकल कैपिटल को कैसे फॉर्म किया जाता है? टेक्निकल और इकोनॉमिक प्रोसीजर से। मतलब मान लीजिए आपको एक मशीन बनानी है, तो उसके पीछे कुछ डिज़ाइन होगा, कुछ यहाँ पे फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होंगी और उसके लिए यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रोसेस होगा। तो वो पूरा जो है टेक्निकल और इकोनॉमिक प्रोसीजर के द्वारा एक फिजिकल कैपिटल को बनाया जाता है। जब हम ह्यूमन कैपिटल की बात करते हैं, वो एक बेसिकली एक कॉन्शियस तरीके से आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं, आप अपने बिहेवियर को ट्रेन कर रहे हैं, तो बेसिकली पूरा एक सोशल प्रोसेस है। तो फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन और फिजिकल कैपिटल में डिफरेंस है। अब बात करते हैं ट्रेडेबिलिटी की। तो आपको पता है कि इन अ मार्केट आप चीज़ों को बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो फिजिकल चीज़ जो है आप काफ़ी आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ह्यूमन कैपिटल की अगर हम बात करते हैं, तो ह्यूमन, हम एज अ ह्यूमन को नहीं बेचते हैं, उनकी सर्विसेज को बेचते हैं। मतलब अगर आप एक इलेक्ट्रिशियन हैं, तो आपकी जो यहाँ पे कैपेबिलिटी है यहाँ पे इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, वो आपकी सर्विस है। आप अपनी सर्विस को यहाँ पे बेचते हैं, खुद को नहीं बेचते हैं। अब बात करते हैं सेपरेबिलिटी की। तो यहाँ पे आप जो है फिजिकल कैपिटल जैसे कि मशीन को ना उसके ओनर से सेपरेट कर सकते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पे टाटा के ओनर है, आपके पास कार की इतने सारे प्रोडक्ट्स है, तो आप किसी भी एक असेट को दूर कर सकते हैं उनके ओनर से। लेकिन ह्यूमन कैपिटल में अगर हम बात करते हैं, तो ओनर को उसके जो ह्यूमन कैपिटल स्किल्स जो है उसको आप दूर नहीं कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इनसेपरेबल हो जाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप फिजिकल कैपिटल दिखा सकते हैं, जैसे कि आपको पता होगा जो ज़्यादातर कंपनी जो है रिपोर्टिंग करती है अपने फाइनेंस का थ्रू बैलेंस शीट या फिर जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या कैश फ्लो स्टेटमेंट्स होते हैं, तो उसमें जो है आप अपना फिजिकल कैपिटल दिखा सकते हैं। लेकिन ह्यूमन कैपिटल जो है आपकी किसी फाइनेंशियल रिपोर्ट में नजर नहीं आएगी। उसके बाद बात करते हैं रिस्ट्रिक्शन ऑन मोबिलिटी। तो यहाँ पे ट्रेड रिस्ट्रिक्शन होंगी, तो आप एक प्रोडक्ट को दूसरी जगह पे नहीं मूव कर पाएंगे। उसी तरीके से ह्यूमन कैपिटल में भी डिफरेंसेस होते हैं, इसकी नेशनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए मतलब अगर आप एक पर्टिकुलर कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो दूसरी कंट्री में जाने के लिए आपको वीज़ा लगेगा। कुछ कंट्रीज़ में अलाउड है, कुछ में नहीं है, डिपेंड करता है नेशनैलिटी पे। कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं, लैंग्वेज बैरियर हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप फेस करेंगे ह्यूमन कैपिटल के पर्सपेक्टिव में। उसके बाद बात करते हैं नेचर ऑफ डिप्रिसिएशन की। ज़्यादातर चीज़ें जो आप खरीदते हैं, मान लीजिए आपने कार खरीदी है, तो आपने मान लीजिए 5 लाख में कार खरीदी है, तो अगले साल अगर आप उसको बेचने जाएंगे तो उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट होती है। तो रेगुलर यूसेज में शायद उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, आपका थोड़ा छोटा मोटा एक्सीडेंट होगा, तो डैमेजेस भी होंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल की, तो वो एज के हिसाब से जो है डिप्रिशिएट होने लगता है कि आपका जो नॉलेज है, आप चीज़ों को भूलने लगेंगे। तो वो सारी चीज़ें एज के साथ होती है, लेकिन दिस कैन बी रिड्यूस कंट्रोल अगर आप यहाँ पे अलग अलग चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं तो। अब बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल किस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ में यहाँ पे रोल प्ले करता है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर मान लीजिए आप किसी फैक्ट्री के वर्कर है या फिर किसी कंपनी के सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल है, तो कौन ज़्यादा जो है नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करेगा? तो ऑब्वियसली बात है, जिसकी सैलरी ज़्यादा होगी वो भी इसलिए ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। और सैलरी बेसिकली आपकी एजुकेशन और स्किल सेट पे डिपेंड करता है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे बेसिक समझ पाएंगे कि किस तरीके से जो है ह्यूमन कैपिटल इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आप समझेंगे कि जो एजुकेटेड पर्सन होगा वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा इकोनॉमी में कंपेयर टू अनएजुकेटेड। उसी तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे कि किसी भी कंट्री का जो नेशनल इनकम है, उसका मेजर कंट्रीब्यूशन उनके एजुकेटेड पर्सन से आता है। इसी वजह से जो है हर कंट्री कोशिश कर रहा है कि अपने जो सिटीजन्स हैं उनको ज़्यादा ज़्यादा जो है यहाँ पे पढ़ाई लिखाई प्रोवाइड की जा सके, ताकि फ्यूचर में वो जो है बेटर डिसीजंस ले सके। उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे हेल्थ पे, एजुकेशन पे अगर यहाँ पे फोकस करते हैं, तो ऑन अ वेरी लॉन्ग टर्म जो है हमारा लेबर सप्लाई जो भी होगा वो काफ़ी प्रोडक्टिव रहने वाला है। और एक और चीज़ जो मैंने आपको पहले स्लाइड पर बताया था कि अगर आपकी लेबर फोर्स एजुकेटेड है, तो अगर कोई भी इनोवेशन होता है फ्यूचर में, तो उसको जो है आप यहाँ पे अडेप्ट कर पाएंगे। उसी के साथ साथ नई टेक्नोलॉजीज को एब्जॉर्ब करना, और मान लीजिए कोई भी साइंटिफिक एडवांसमेंट करना है, सोसाइटी में कुछ अप्लाई करना है, तो ये सब करने के लिए जो है आपके पास कैपेबिलिटीज़ होंगी। कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए 2005 के आसपास की बात करते हैं, तब जो है मोबाइल फ़ोन इतना यूज़ में नहीं था, बहुत कम लोगों के पास मोबाइल फ़ोन हुआ करता था। तो बेसिकली जो अभी की जनरेशन है उन्होंने तो सीख लिया मोबाइल फ़ोन कैसे यूज़ करना है, लेकिन जो आपके पेरेंट्स की यहाँ पे जनरेशन होगी उन्हें अभी अभी सीखा है। तो कहीं ना कहीं उनको जो उस टाइम पे एजुकेशन मिली थी, दैट इज़ हेल्पिंग देम अंडरस्टैंड कि कैसे ये बेसिकली अलग अलग चीज़ें वर्क होती हैं मोबाइल फ़ोन में, जो नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो वो सब अब वो समझ पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, ताकि आप टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को जो है एब्जॉर्ब कर सके।
अब बात करते हैं एज अ कंट्री, जब भी आप अपनी ह्यूमन कैपिटल को इवैल्यूएट करते हैं कि क्या ये इकोनॉमी को हेल्प कर रहे हैं, नहीं, तो डेटा इतना ज़्यादा जो है यहाँ पे सही चीज़ें रिवील नहीं करता है, क्योंकि एजुकेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूजुअली एजुकेशन को कैसे नापते हैं कि ईयर ऑफ स्कूलिंग कितना है बच्चों का, टीचर पुपिल रेशो कितना चल रहा है, कि अगर मान लीजिए कितने टीचर अवेलेबल है फॉर अ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स, तो ये रेशो को हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद एनरोलमेंट रेट्स देखते हैं, कितने लोगों ने एडमिशन लिया। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसकी बहुत सारी रिपोर्ट्स आती है। प्रथम रिपोर्ट हो सकता है जहाँ पे बताया जाता है लर्निंग आउटकम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि बच्चे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, बच्चे यहाँ पे मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन एनरोलमेंट रेशो बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं ये एक प्रॉब्लम दिखाता है। तो कहीं ना कहीं हम जिस तरीके से इवैल्यूएट कर रहे हैं ह्यूमन कैपिटल को ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, नहीं, तो ये थोड़ा सा नेबुलस है, मतलब अभी भी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से जो हमने इंडिकेटर्स लिए हैं वो यहाँ पे कंप्लीट पिक्चर नहीं बताएंगी। उसी तरीके से हेल्थ सर्विसेज की बात करते हैं, वो यूजुअली मेजर किया जाता है ऑन द मॉनिटरी टर्म्स, ऑन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी पार्ट, मोर्टेलिटी रेट क्या चल रहा है, लेकिन जो ट्रू हेल्थ स्टेटस है वो बेसिकली ज़्यादातर रिपोर्ट्स नहीं बता पाती हैं, क्योंकि हमारे पास डेफिनेट इंडिकेटर्स नहीं हैं। तो हम ऑन अ मोटा मोटा समझ लेते हैं कि ह्यूमन कैपिटल अगर हम इंप्रूव कर रहे हैं तो एंड ऑफ द डे इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, लेकिन कितना होगा वो हम एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इंडिकेटर जो हमने सेलेक्ट किए हैं वो इतने ज़्यादा वैलिड नहीं हैं। अब यहाँ पे कुछ डेटा भी दिया गया है एनसीईआरटी में, यहाँ पे बताया जा रहा है कुछ सेलेक्टेड यहाँ पे जो सेक्टर्स है एजुकेशन और हेल्थ में कितना इंप्रूव हुआ है। इस टेबल की तरफ देखिए। अब जो रियल पर कैपिटा इनकम है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ओवर द ईयर्स यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो जो इनकम विच इज बेसिकली गेटिंग जनरेटेड इन आवर कंट्री, वो यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है ओवर द ईयर्स। क्रूड डेथ रेट्स की बात करते हैं, तो डेथ रेट यहाँ पे रिड्यूस होता जा रहा है, क्योंकि हेल्थ में हमने काफ़ी इंप्रूवमेंट किया है। लोग यहाँ पे एजुकेटेड है, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो वो पहले करते थे वो अब शायद नहीं कर रहे होंगे, अच्छी एक्टिविटीज़ उन्होंने डेवलप किया होगा। इन्फो मोर्टालिटी रेट यहाँ पे रिड्यूस होता हुआ नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं, क्योंकि हेल्थ की जो सर्विसेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डेवलप हुआ है। लाइफ बर्थ एक्सपेक्टेंसी भी यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है, सेम यहाँ पे उसका रीज़न है। लिटरेसी रेट ऑफकोर्स यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। उसी के साथ साथ आपको पता होगा कि जो 7th 5 ईयर प्लान है, वहाँ पे भी जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को एज अ वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे की फैक्टर रखा था डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी के अंतर्गत। अब यहाँ पे बात करेंगे ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 के बारे में। तो इस ड्राफ्ट में यही बताया गया है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है यहाँ पे, तो उनके साथ भी हम compete कर सकते हैं। अब जानते हैं यूएस हो सकता है, यहाँ पे जर्मनी हो सकता है, चाइना हो सकता है, अपने एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है। तो इनके साथ compete हम तभी कर पाएंगे जब हम अपनी सोसाइटी को नॉलेजेबल बनाएंगे, जब अपने एजुकेशन सिस्टम को इतना रॉबस्ट बना देंगे कि उसमें कोई गैप्स ना बचे, ताकि जो भी डिमांड यहाँ पे बनती है यहाँ पे मान लीजिए मार्केट से, तो वो उस डिमांड को हम यहाँ पे मीट कर सके और उसके लिए टेक्नोलॉजी हमारे पास तैयार हो। जैसे कि अभी जो प्रॉब्लम आई है कोविड की, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ज़्यादातर कंपनीज स्ट्रगल कर रहे हैं कैसे जो है यहाँ पे एक दूसरे टीम मेंबर से बात करें। तो जूम का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, जबकि जूम पे इतना रिलायबल नहीं है, तो हम यहाँ पे इनोवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो रॉबस्ट एजुकेशन सिस्टम है, जो स्किल हमने गेन किए हैं, वो हमें हेल्प करेगा कि हम एक नया सिस्टम बना सके, जो हमारी जो डिमांड है कि हमें सिक्योर तरीके से कम्युनिकेट करना है ओवर द कॉल्स रिमोटली वर्क करते हुए, तो वो हम मेट कर सकते हैं अगर हमारे पास राइट मोड ऑफ स्किल और एजुकेशन है तो। अब हम समझते हैं कि ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। तो मैंने आपको पहले बताया कि ह्यूमन कैपिटल के जो है काफ़ी सोर्स ऑफ फॉर्मेशन है, जैसे कि एजुकेशन पे अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, हेल्थ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जॉब ट्रेनिंग में, या फिर मान लीजिए इन्फॉर्मेशन में, तो ये सब जो है ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि अगर मान लीजिए मेजर जो चीज़ें एजुकेशन और हेल्थ, तो इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं लेबर प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है। तो ये बेसिकली ह्यूमन कैपिटल का फंडा रहता है। लेकिन अगर ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो इसका आइडिया ये है कि एजुकेशन और हेल्थ जो है एक इंटीग्रल पार्ट है ह्यूमन बीइंग का। मतलब अगर कोई भी इंसान है तो उसको जो है मैंडेटरी एजुकेशन और हेल्थ प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि ह्यूमन की वेलबींग जो है यहाँ पे मेंटेन की जाए। तो बेसिकली ह्यूमन वेलफेयर पे फोकस किया जा रहा है, और यहाँ पे बेसिकली जो ह्यूमन वेलबींग है, ये बेसिकली एज अ बाई आउटपुट आना चाहिए, ताकि वो जो है फ्यूचर में और बेटर चॉइसेस बना सके। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखिए कि मान लीजिए आप एक ह्यूमन है, आपको एजुकेशन और हेल्थ दी गई है, इससे जो है आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, तो ये बेसिकली आप उसे कंसिडर कर रहे हैं एज अ ह्यूमन कैपिटल। लेकिन अब अगर हम मानते हैं ह्यूमन को जो है एजुकेशन और हेल्थ देना ही चाहिए, इससे जो है ह्यूमन का वेलबींग होगा या फिर वो उसका जो है वेलफेयर होगा, तो तब जो है आप ह्यूमन डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं। इसको काफ़ी अच्छे से एक लाइन में यहाँ पे कंसिडर किया गया, इसको समझिए आप। तो यहाँ पे जब भी हम ह्यूमन कैपिटल की बात करते हैं, तो उस टाइम पे ह्यूमन बीइंग को जो है ना एज अ मीन्स समझते हैं टू एन एंड प्रोडक्ट क्या है, लेबर प्रोडक्टिविटी ह्यूमन कैपिटल की जब हम बात करते हैं। लेकिन जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं, ह्यूमन बीइंग आर द एंड देमसेल्फ, मतलब ह्यूमन बीइंग इतना यहाँ पे केपेबल हो जाएगा कि वो आने वाले फ्यूचर में जो भी प्रॉब्लम आएगी उसको सॉल्व कर पाएगा। तो एट द एंड ऑफ द डे हम एक
कंप्लीट ह्यूमन वेलबींग के लिए एक ऐसा पर्सन बना रहे हैं जो कि ज़्यादातर चीज़ें हैंडल कर पाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ह्यूमन वेलफेयर है उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें बेसिकली एजुकेशन हेल्थ पे जो है मैंडेटरी यहाँ पे काम करना ही है। लेबर प्रोडक्टिविटी इज अ बाई प्रोडक्ट, लेकिन एक वेल डेवलप्ड ह्यूमन बीइंग जो है वो हमारा एंड प्रोडक्ट रहेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि स्टेट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है इंडिया में। तो आप जानते हैं कि एजुकेशन और हेल्थ के फील्ड में काफ़ी सारे रेगुलेटर्स है, काफ़ी सारे कमीशन से इन्वॉल्व है, जैसे कि नेशनल मेडिकल कमीशन हो सकता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है। तो उसी तरीके से इन सब का काम यही है कि अभी जो हमारी कंट्री में डेमोग्राफिक डिविडेंड है, मतलब यहाँ पे जो हमारी ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है यहाँ पे काफ़ी यंग है, उसका इस्तेमाल करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी हम पैसा यहाँ पे खर्च करते हैं एजुकेशन और हेल्थ पे, इसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा। ऐसा तुरंत तो नहीं पता चलेगा कि कैसा चल रहा है जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस पे ज़रूर पता चलेगा कि जितना भी हमने इन्वेस्ट किया है दिस विल रीप सम बेनिफिट्स। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट का रोल क्या है, तो आप जानते हैं कि हेल्थ और एजुकेशन दोनों में ही प्राइवेट प्रोवाइडर्स होते हैं। तो उनका जो स्टैंडर्ड्स ऑफ यहाँ पे जो सर्विसेज होंगी, जो क्या चार्ज होना चाहिए, क्या प्राइसेस होने चाहिए, इन सब चीज़ों में जो है ना गवर्नमेंट काफ़ी अच्छे से रेगुलेशन कर सकता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, तो यहाँ पे भी काफ़ी सारे गोल्स हैं, जैसे कि यहाँ पे गुड हेल्थ की बात करते हैं या फिर गुड एजुकेशन की बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे इसमें भी कैप्चर्ड होती हैं। अब बात करते हैं काफ़ी सारे इंडेक्सेस है, रिपोर्ट्स है जो ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। एक यहाँ पे जो इंडेक्स है उसकी हम बात करते हैं जो कि वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है, जिसका नाम है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। तो 2019 की में जो है यहाँ पे इस रिपोर्ट में बताया गया था कि हमारी जो रैंक है वो 115th है। तो इस रिपोर्ट को जब बनाया गया था इसमें 3 पैरामीटर्स है, सर्वाइवल, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ क्वालिटी एडजस्टेड स्कूल और हेल्थ एनवायरनमेंट। तो इन 3 बेसिस के हिसाब से जो है यहाँ पे रैंकिंग दी गई थी। इंडिया इस रैंकिंग के साथ ज़्यादा कुछ खुश नहीं था, उसने इस रैंकिंग को रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे डेटा का इस्तेमाल किया गया था वो इतना रिलेवेंट नहीं था, इसलिए इंडिया ने इसे रिजेक्ट कर दिया था। काफ़ी सारे रीज़न थे, जैसे कि यहाँ पे जो एजुकेशन में इंडिकेटर्स यूज़ किए गए थे वो रिलेवेंट नहीं थे। एक पीसा का एग्ज़ाम होता है तो उसमें पूरा बेसिकली इंडिया को रिफ्लेक्ट नहीं करता था। तो इतने सारे रीजंस की वजह से जो है हमने इस इंडेक्स को रिजेक्ट कर दिया था। उसी तरीके से एक और इंडेक्स है जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये बेसिकली रिलीज़ किया जाता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनडीपी के द्वारा। तो इसमें जो है इंडिया की रैंक 129 थी आउट ऑफ 189 इन द 2019 एचडीआई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक रैंक हमने यहाँ पे इंप्रूव किया था। पिछले साल 2018 में 130 थी, फिर यहाँ पे 2019 में 129 हो गई थी। इसमें जो पैरामीटर्स है वो भी आप देख सकते हैं, लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ, नॉलेज और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो इसके बेसिस पे जो है यहाँ पे ये इंडेक्स दिया गया था। तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया होगा कि कैपिटल और डेवलपमेंट के लिए 2 अलग अलग इंडेक्स भी यहाँ पे बनाए जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल और डेवलपमेंट में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया कि रिसोर्स को आप यहाँ पे कैपिटल बना देते हैं, लेकिन कैपिटल और डेवलपमेंट में भी डिफरेंस है, क्योंकि कैपिटल में आप जो है लेबर प्रोडक्टिविटी को एज अ एंड मीन्स समझते हैं, लेकिन जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो एंड मीन्स आपका है एक ओवरऑल डेवलप्ड ह्यूमन। अब बात करते हैं गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के बारे में इन द ह्यूमन डेवलपमेंट। तो बेसिकली यहाँ पे अगर एक कमीशन बना था, एजुकेशन कमीशन 1964-66 के बीच में, ऑलमोस्ट 55 ईयर्स एगो, यहाँ पे बोला गया था कि अगर आप जो पैसा खर्च कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं एजुकेशन में, अगर वो 6% ऑफ जीडीपी है तो वो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। लेकिन अभी भी यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है कि ऑलमोस्ट 3% ही यहाँ पे ऑफ जीडीपी को स्पेंड किया जाता है, जो कि काफ़ी कम है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ज़्यादातर जगहों पे हमें अभी भी एजुकेशन को फंड करना ज़रूरी पड़ेगा। यूजुअली हम एलिमेंट्री एजुकेशन में काफ़ी खर्च कर रहे हैं, लेकिन अब टेरिशरी और हायर एजुकेशन में भी जो है उतना ही खर्च करना ज़रूरी है। गवर्नमेंट ने बहुत स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि आरटीई हो सकता है जो आया था, उसके बाद 2% एजुकेशन सेस लेना, नई नई स्कीम्स लेकर आना ताकि लोग एनकरेज हो हायर एजुकेशन की तरफ। तो यहाँ पे कुछ और डेटा दिया गया है एनसीईआरटी से, जैसे कि अडल्ट लिटरेसी रेट के बारे में बताया गया है, प्राइमरी कंप्लीशन रेट, कितने लोग प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं, यूथ की क्या लिटरेसी रेट है। आप देख रहे होंगे ओवर द ईयर्स जो है इन तीनों पैरामीटर्स में, मेल और फीमेल में, आप देखेंगे कि हर जगह जो है यहाँ पे इंक्रीज ही नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं कि एजुकेशन फॉर ऑल, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट और जब भी हम कैपिटल की बात करते हैं, एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, हेल्थ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एजुकेशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि क्या अभी भी एजुकेशन फॉर ऑल डिस्टेंट ड्रीम है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि भले ही हमने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया है, लेकिन एब्सोल्यूट नंबर में जब हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ऑब्वियसली अगर आप 1% ही बोलोगे तो काफ़ी सारे लोग अभी भी इलिटरेट है, आपको पता चल गया होगा। तो उसको रिड्यूस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जेंडर इक्विटी नज़र आ रहा है, मतलब यहाँ पे
मेल और फीमेल दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई करवाई जा रही है, काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन अभी भी काफ़ी कम लोग हैं जो हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं। काफ़ी रीज़न हो सकते हैं, सोसाइटल प्रेशर हो सकता है, या फिर मान लीजिए फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर यहाँ पे उतना पैसा नहीं होगा, तो इतने सारे रीज़न हैं, तो उसको रिड्यूस करना अभी भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। उसके बाद अभी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारा चल रहा है उसमें काफ़ी सारे यंग लोग हैं, तो इनको जो है ट्रांसफॉर्म करना इनटू ह्यूमन कैपिटल वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए। तो एडिक्वेट फोकस हमें किस पे रखना है? एजुकेशन प्रोवाइड करने पे, हेल्थ प्रोवाइड करने में, स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए, और ये सब करने के लिए अभी हम इस वक्त काफ़ी हमारे पास एक सुनहरा मौका है, क्योंकि हमारी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है इसको इस्तेमाल करने का, क्योंकि ज़्यादातर कंट्रीज़ में जो उनकी पॉपुलेशन काफ़ी ओल्ड होती जा रही है, दे आर टू रिलक्टेंट टू लर्न राइट नाउ, लेकिन हमारे पास एक लर्निंग के लिए जो यहाँ पे जो सिटीजन्स है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उनको हम यहाँ पे काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।